तो संख्या पद्धति मतलब संख्याओं के ऊपर बने नियम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। देखिए भले ही ये चार्ट इस तरह से बनाया गया है, सबसे पहला नंबर आया संख्या पद्धति का, उसके बाद इसके दो लड़के, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या की शादी नहीं हुई, उसका कोई नहीं लड़का है, वास्तविक संख्या की शादी होती है, इसके भी दो लड़के होते हैं, एक परिमेय संख्या, दूसरी है अपरिमेय संख्या की शादी नहीं हुई, उसका भी कोई भाग नहीं हुआ, कोई लड़का नहीं हुआ। अपरिमेय संख्या की शादी होती है, उसका एक भाग आता है पूर्णांक से फिर उत्पत्ति होती है तीन भागों की, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, अर्थात पूर्णांक के तीन भाग हो गए। ये तीन भागों में बांटा गया पूर्णांक को। पूर्णांक के बाद आया पूर्ण संख्या का नंबर, पूर्ण संख्या के बाद आया प्राकृतिक संख्या का नंबर। तो ये चार्ट इस तरह से बनाया गया है, ठीक है। काल्पनिक संख्या जो होती है इसको हम लोगों को क्लास 11th में पढ़ना है, कक्षा 11 में पढ़ना है, यहाँ नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों की जानकारी के लिए इस चीज को बता दूंगा, ठीक। तो देखिए संख्या पद्धति जो होती है वो होता है संख्याओं के ऊपर बने नियम को या संख्याओं से संबंधित नियम को हम संख्या पद्धति कहते हैं। पद्धति माने होता है नियम। तो भले ही ये चार्ट इस तरह से बनाया गया, लेकिन जब भी मनुष्य के जीवन की उत्पत्ति हुई, इस मनुष्य हर चीजों को पढ़ना लिखना सीखना जानने लगा या जानना शुरू कर दिया, तो उसने सबसे पहला खोज अगर गणित में किसी चीज की तो वो थी प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या की खोज सबसे, ये चार्ट में संख्या पद्धति का नंबर सबसे पहले आया है, लेकिन ये तो सबसे बाद में बना, सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में इस चार्ट में नंबर आया, सबसे नीचे नंबर आया है प्राकृतिक संख्या का, लेकिन ये सबसे पहले आया। इस धरती पर, इस दुनिया में अगर कोई चीज गणित में सबसे पहले आई तो वो थी प्राकृतिक संख्या, गिनती। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है ये। मैं आप लोगों को सारी परिभाषाओं को बताते हुए चलूंगा, आप वीडियो को रोक करके परिभाषा लिख लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? देखिए परिमेय संख्या को हम यन से प्रकट करते हैं, इसको अंग्रेजी में कहते हैं नेचुरल नंबर। इसका जो पहला अंग्रेजी का अक्षर है यन, उसी से हम लोग इसको प्रकट करते हैं। तो यन जो होता है वो कैपिटल यन से प्रकट किया जाता है प्राकृतिक संख्या को। तब होती क्या है प्राकृतिक संख्या? देखिए मैंने बताया, मैंने एक कहावत है कि जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता होती गई वैसे वैसे आविष्कार होता गया। आवश्यकता ही आविष्कारों की जननी है। अब आविष्कारों की जननी कौन है? आवश्यकता। तो जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकता होती गई वैसे वैसे आविष्कार होता चला गया। जैसे अगर आज हमको फैन की आवश्यकता है, क्यों है फैन की? क्योंकि हमको गर्मी लगती है, हमको फैन चाहिए। भाई हवा लेने के लिए पंखा चाहिए, हम एक बटन दबाते हैं, एक क्लिक करते हैं और वहाँ पे फैन शुरू हो जाता है और हमको हवा लगना शुरू हो जाता है। इसके पहले क्या था? गर्मी से बचने के लिए मनुष्य दिमाग लगाया, सोचा कि ऐसा क्या आविष्कार करें कि जो हमको हवा दे, हवा लगे तो गर्मी न महसूस हो। इस तरीके से उसने फैन का आविष्कार किया। पानी पीना है, ठंडा पानी पीना है, तो पहले के लोग जो है मिट्टी के सुराही का आविष्कार किए। फिर धीरे धीरे जो है कि विज्ञान प्रगति करता गया तो फ्रीज कूलर, फ्रीज आ गया, जो है और ज़्यादा ठंडा पानी पीना है, फ्रीज आ गया, फ्रीजर कर लेते हैं हम पानी को, जो है उसके बाद ठंडा करके पीते हैं। तो जैसे जैसे मनुष्य को एक जगह से दूसरी जगह जाने की आवश्यकता पड़ी तो उसने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए वाहन का प्रयोग कर दिया, वाहन का निर्माण कर दिया, वाहन का आविष्कार कर दिया, साइकिल का आविष्कार कर दिया, और फास्ट करना है एरोप्लेन का आविष्कार कर दिया। ठीक है, इस तरीके से जो है आवश्यकता ही क्या होती है? आविष्कारों की जननी होती है। मनुष्य को अगर किसी चीज़ की आवश्यकता न हो तो वो किसी चीज़ का आविष्कार नहीं कर पाता। तो यहाँ पर भी आवश्यकता हुई, मनुष्य को आवश्यकता क्यों हुई मैं बताता हूँ। प्राकृतिक संख्या की खोज हुई, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या की ही खोज हुई। आखिर खोज हुई तो इसकी आवश्यकता पड़ी होगी, तब तो खोज हुई। तो क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता, हम बताते हैं आपको कि क्यों पड़ी इसकी आवश्यकता। अब जैसे मान लीजिए किसी के पास जो है कि 50 जानवर हैं, कोई भी जानवर आप ले लीजिए। अगर 50 जानवर हैं, अगर उसको गिनने न आए तो क्या, अगर उसमें से एक जानवर खोज, 50 जानवरों का झुंड एक जगह खड़ा कर दीजिए तो गिन के ही बताया जा सकता है कि 50 जानवरों का झुंड है। अनुमान लगा के कोई ये नहीं बता सकता है सटीक कि 50 जानवरों का झुंड है कि नहीं। तो इस तरीके से अगर उसमें से एक जानवर हटा दिया जाए, 49 जानवर को ही खड़ा कर दिया जाए, तो कोई अनुमान लगा के नहीं बता सकता कि इसमें 49 जानवर है। जब भी अब बताएगा वो पूरा गिनती करके गिन के ही बताएगा।
तो जैसे मान लीजिए किसी के पास अगर 50 जानवर हो, कोई भी जानवर, किसी भी प्रकार के जानवर हो, अगर उसके पास 50 जानवर है और एक जानवर को शेर खा गया मान लीजिए, या एक जानवर मर गया, कम हो गया, या कोई चुरा के लेके चला गया, तो वो अब जैसे व्यक्ति अनुभव नहीं कर सकता, अगर कोई चुरा लिया है तो देखेगा तो कहेगा डैडी इतने तो थे मेरे जानवर, तो इतने ही थे, लेकिन अगर गिनेगा तो एक कम निकलेंगे कि नहीं। अगर 2 को चुरा लेगा तो गिनेगा तो 2 कम निकलेंगे, लेकिन अगर 48 जानवरों को इकट्ठा खड़ा कर दिया जाए तो कोई अनुभव लगा के तो नहीं बता सकता कि ये पक्का एकदम परफेक्ट 48 जानवर है, ठीक है। तो मनुष्य को गिनने की आवश्यकता हुई, उसके मतलब क्या कारण है कि बस जानवर का तो मैंने एक उदाहरण दिया। अब जैसे मान लीजिए गेहूं की ढेरी लगी हुई है, बहुत सारी जो है कि बाल्टी से भर करके गेहूं, मान लीजिए 50 बाल्टी गेहूं डाल करके ढेर बना दिया गया, 50 बाल्टी का गेहूं का ढेर बना दिया गया। अगर उसमें से कोई आए 4 बाल्टी भर के उठा ले जाए, तो क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि मैंने 50 बाल्टी इसमें डाला था तो ये 50 का 50 ही होंगे। 4 बाल्टी उठा ले जाएगा कोई, तो लगेगा नहीं कि इसमें से कम हुआ है, वो तो उतना का उतना ढेर लगेगा ना। तो इसीलिए मनुष्य को आवश्यकता हुई है कि नहीं, इस कारणवश आवश्यकता हुई होगी कि नहीं। तो इसी कारणवश मनुष्य को आवश्यकता हुई चीजों को गिनने की। तो जब गिनना शुरू किया मनुष्य, तो प्राकृतिक संख्या का निर्माण किया। कैसे? अपने आस, देखिए मनुष्य गिनना शुरू किया तो अपने आसपास की चीजों को गिनना शुरू किया, पेड़ पौधों को, पशु पक्षियों को, जानवरों को, अपने जरूरत की सामानों को, हर चीज को गिनना शुरू किया। तो गिनने के लिए क्या करता था, पेड़ों के ऊपर ऐसे निशान लगा देता था, या पेड़ों के ऊपर या फिर किसी पत्थर के ऊपर ऐसे निशान लगा करके गिनता था। तो वो थोड़ा सा जब प्रचलन में आया, ये 10-20 साल 50 साल तक चला होगा, 100 साल तक चला होगा। उसके बाद जैसे जैसे विज्ञान प्रगति करता गया तो मनुष्य को लगा कि नहीं यार, ये पुरानी जो है पुराना सिस्टम है, अब इस तरीके से नहीं, इस तरीके से गिना जाए। तो उन्होंने अलग से अलग अलग चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। उन्होंने सोचा कि यार ऐसे गोटी लेकर के, कंकड़ लेकर के गिनना शुरू कर दिया। एक हाथ में कंकड़ ले लेता था, उसको एक एक कंकड़ ऐसे ऐसे पास करता जाता था दूसरे हाथ में, और वस्तुओं को गिनता चला जाता था। फिर जैसे जैसे विकास शुरू हुआ, ये भी चला होगा 50 साल 100 साल तक। फिर जैसे जैसे विकास शुरू हुआ, मनुष्य को और जो है कि वो एडवांस बनना था और एडवांस टेक्नोलॉजी लानी थी उसको, तो उसने क्या किया, कंकड़ से भी गिनना बंद कर दिया, उन्हें अंगुलियों पे गिनना शुरू कर दिया। फिर और एडवांस चला गया, चलता गया। फिर जो है चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, ऐसे लिखना बनाना शुरू कर दिया, एक बनाना शुरू कर दिया, 2 बनाना शुरू कर दिया, 3 बनाना शुरू कर दिया, 4 बनाना शुरू कर दिया। पहले के हिंदी वाले 5 ऐसे होते थे। तो इस तरीके से उन्होंने गिनतियों को, मतलब क्या, अगर पहले के गणितज्ञ अगर 5 को जो ऐसे न बना करके ऐसे अगर बनाए होते तो आज हम लोग 5 इसी तरह हिंदी में बनाते। मतलब एक तरीका हम बता रहे हूं, उन्होंने जैसा रिप्रेजेंट कर दिया उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं, है कि नहीं। तो ये उन्होंने जो है कि बनाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके से प्राकृतिक संख्याओं की खोज, इसका नाम प्राकृतिक संख्या इसलिए पड़ा क्योंकि ये जो संख्याएं थी हमारे प्रकृति की देन थी। हमारे आसपास की वस्तुओं, हमारे आसपास की चीजों को गिनने के लिए ही, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को गिनने के लिए ही इसका प्रयोग हुआ। इसलिए इन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे, देखिए बहुत सारे लोग प्राकृतिक संख्या की परिभाषा बताते हैं, अगर पूछा जाए तो कहते हैं 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं है, मैं आपको कारण बताता हूं। अब जैसे मान लीजिए अगर 1 से लेकर अनंत तक की सभी संख्याओं को प्राकृतिक हम कहते हैं, तो 3.4 भी तो आता है 1 से लेकर अनंत के बीच में। तो क्या 3.4 एक प्राकृतिक संख्या है? आप कहेंगे नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये गिनने में प्रयोग नहीं होता। मैंने क्या बताया कि प्राकृतिक संख्या की परिभाषा क्या होती है, मैं पहले आपको बता दूं। वे संख्याएं जिनका उपयोग या जिनका प्रयोग हम सभी वस्तुओं को गिनने में करते हो, उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो क्या 3.4 का उपयोग हम किसी चीज को गिनने में करते हैं? नहीं करते। 2.5 का, 2.5 का उपयोग नहीं करते, 1.3 का उपयोग नहीं करते। तो ऐसी या 10/4 का उपयोग नहीं करते हम। तो ऐसी संख्याओं को हम प्राकृतिक नहीं करते। हम 0 का उपयोग नहीं करते किसी चीज को गिनना। जैसे अगर मैं कहूं कि यहाँ पर कितने सारे ब्रेंच लगे पड़े हैं, तो आप ऐसे थोड़ी गिनेंगे कि 0 ब्रेंच, 1 ब्रेंच, 2 ब्रेंच, 3 ब्रेंच। 0 से तो स्टार्ट नहीं करेंगे। तो 0 भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती, उसको 1 से गिना जाता है। 1 2 3 या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे गिना जाता है। तो ये सब संख्याएं प्राकृतिक होती है। ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या अगर कोई आपसे पूछे तो आप केवल इतना बताइए कि
गिनने में प्रयोग की जाने वाली संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या तो ऐसे बता दीजिए कि वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम वस्तुओं को गिनने में करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ये क्या हो गया, जैसे में 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, हाँ 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, डॉट 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 इनफाइनाइट कर दीजिए इस तरीके से। ठीक है, अब चूंकि प्राकृतिक संख्या की खोज हो गई, फिर जीवन आगे बढ़ने लगा, बढ़ते 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 10 20 साल 50 साल 100 साल बीता होगा, तो मनुष्य को आवश्यकता हुई किस चीज की, पूर्ण संख्या की, क्योंकि 9 तक तो गिनती समाप्त नहीं हो जाती, 9 के बाद 10 गिनना उसको आवश्यक हुआ होगा, सोचा होगा 10 किस प्रकार से लिखें, तो उसने किया क्या, उसने खोज शुरू कर दिया कि ऐसी कौन सी संख्या या ऐसा कौन सा चीज बनाया जाए जिससे 10 को लिखा जा सकता हो। तो भारत देश के गणितज्ञ थे आर्यभट्ट, उन्होंने एक चिन्ह, एक प्रतीक का खोज किया, इस तरीके से गोलाई बना दिया, गोला ऐसा ऐसे बना दिया, इसको उन्होंने क्या कहा, शून्य, इसको उन्होंने शून्य कहा। तो शून्य की खोज की गई, भारत देश में शून्य की खोज की गई थी। ठीक है, तो 10 को लिखना संभव हुआ। इस तरीके से पूर्ण संख्या आ गई, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 इनफाइनाइट 10। ठीक है, 11। इसका नाम पूर्ण इसलिए पड़ा क्योंकि अभी जब तक प्राकृतिक संख्या थी तब तक उन संख्याओं को लिखना संभव नहीं हो पा रहा था जिसमें शून्य आता है। जैसे 100 को लिखना संभव नहीं हो पा रहा था, 9 तक तो हम लिख लेते थे, 1 2 3 4, इस तरीके से 9 चिन्ह बना करके गणितज्ञों ने बता दिया कि 9 तक की ये संख्याएं ऐसे लिखी जाएंगी 9 तक। 10 को लिखना कठिन हो रहा था ना, इसलिए शून्य की खोज शुरू हुई। तो जब शून्य आ गया तो इस शून्य को जो है इन प्राकृतिक संख्याओं के परिवार में सम्मिलित कर दिया गया। तो अब जो चीज हमको मिला वो कहलाया पूर्ण संख्या। क्यों इसका नाम पूर्ण इसलिए पड़ा, क्योंकि अब दुनिया में कोई भी ऐसी संख्या नहीं थी जो न लिखी जा सकती हो, माने पूरी तरह से संख्याओं की खोज जो है एक तरीके से कहा जाए तो समाप्त हो गई। अब ऐसी कोई संख्या, माने पूरी की पूरी संख्या, अब चाहे जो भी संख्या ले लीजिए आप लिख सकते हैं शून्य के आने के बाद। तो पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या होती है, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। फिर से सुनिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली सभी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती हैं। अब उसके बाद जब पूर्ण संख्या की खोज कर ली गई तो जीवन चला होगा 10 साल 20 साल 100 साल 50 साल चला गया होगा। उसके बाद मनुष्य को आवश्यकता हुई पूर्णांक की। किसकी आवश्यकता हुई, पूर्णांक की। देखिए पूर्ण संख्या को हम 0 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट इस तरह से लिखते हैं ना, ये है पूर्ण संख्या। अब आगे चला पूर्णांक की आवश्यकता हुई। पूर्णांक की क्यों आवश्यकता हुई, जैसे मान लीजिए सपोज करिए कोई बनिया है, कोई बनिए की दुकान पे कोई ग्राहक सामान लेने जाता है। अगर वो ग्राहक 50 रुपया लेके गया और उसने 70 रुपए का सामान लिया तो ग्राहक अभी 20 रुपया बनिए को देगा, ग्राहक अभी 20 रुपया बनिए को देगा। तो बनिया एक कॉपी अपना बनाया था, एक अपना रजिस्टर बनाया था, उस रजिस्टर पर उसने लिख लिया कि 20 रुपया देना है, 20 रुपया देना है। ठीक, वो ग्राहक सामान लेके चला गया। अब कोई दूसरा ग्राहक घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद आया, वो जो है कि 100 रुपया लेके आया था और उसने सामान लिया जो है मात्र मान लीजिए 60 रुपए का सामान लिया। तो अब क्या करेगा, देखिए यहां पर कंडीशन क्या था कि ग्राहक अभी बनिए को 20 रुपया देगा, लेकिन यहां पर कंडीशन क्या है कि बनिया अभी ग्राहक को 40 रुपया देगा, क्योंकि उसने सामान तो 60 रुपए का लिया है, जो 100 का नोट दिया तो 40 रुपया भी बनिया जो है ग्राहक को लौटाएगा। लेकिन बनिए के पास भी फुटकर मान लीजिए नहीं था, ठीक है, नहीं था, नहीं लौटा पाया। तो उसने फिर अपने कॉपी में दूसरा लिख दिया कि 40 रुपया देना है, 40 रुपया देना है। अब पहले के ज़माने में क्या था कि किसी की याददाश्त इतनी अच्छी नहीं होती थी, ठीक है, किसी की याददाश्त अगर इतनी अच्छी ना हो तो बनिया जब शाम के समय जब अपनी दुकान को वो क्लोज करेगा, बंद करेगा, तो पूरा हिसाब लगाएगा वो कि दिन में कितना बिका, कितना का सेल हुआ, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, ये सब का हिसाब लगाता है वो। तो अब उसने जब कॉपी खोला तो उसने देखा कि 20 रुपया देना है, यहाँ भी लिखा है, 40 रुपया देना है, यहाँ भी लिखा है। तो उसने सोचा कि यार 20 रुपया देना है तो किसको देना है, मैं ग्राहक को दूंगा कि ग्राहक मुझे देगा। फिर यहाँ भी लिखा है 40 रुपया देना है, तो इसका मतलब क्या हुआ
कि 40 रुपया हमें देना है कि ग्राहक देगा, तो इस बात में कंफ्यूजन, दोनों बातें थी लेकिन दोनों का आंसर एक ही लिखा था। यहाँ पर ग्राहक अभी बनिए को देगा और यहाँ पर बनिया ग्राहक को देगा, दोनों बातों में एकदम विपरीताभास है, एकदम विपरीत जो है कि परिस्थितियां बन रही हैं। यहाँ पे वो इसको देगा, वहाँ पे वो उसको देगा, लेकिन क्या था कंडीशन, इसमें कंफ्यूजन हो जा रहा था। तो इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, इसी संशय को दूर करने के लिए गणितज्ञों ने या कह लीजिए मनुष्यों ने जो है चिन्हों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, प्लस और माइनस का, प्लस और माइनस का। जैसे मान लीजिए बनिए के पास अगर किसी का 20 रुपया निकल रहा है तो बनिया उसको 20 रुपया देगा, तो उसने लिख लिया कि प्लस 20 रुपया देना है। फिर अगर ग्राहक देता है उसको तो कह माइनस 40 रुपया देना। इस तरीके से चिन्हों का निर्धारण करना शुरू कर दिया। तो पूर्णांक किसे कहते हैं भैया, पूर्णांक किसे कहते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो इन सब ये जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, आवश्यकता हुई, क्यों आवश्यकता हुई मैंने बता दिया, यही कंडीशन बना वहां पर। मैंने तो बनिए का उदाहरण लेकर बताया, हो सकता है कोई और कंडीशन बना हो, ठीक है, लेकिन लॉजिक को पकड़िए। तो यहां पर क्या परिस्थिति होती है, पूर्णांक हम किसे कहते हैं, यदि इन प्राकृतिक संख्याओं के साथ, जो प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये सब प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, यदि इन सभी प्राकृतिक संख्याओं के साथ हम ऋण का चिन्ह लगा लें, किसका चिन्ह, ऋण का चिन्ह लगा लें, और इन ऋण के चिन्हों को, जो भी संख्याएं मिलती है प्राकृतिक संख्याओं के साथ ऋण का चिन्ह लगाने पर जो भी संख्याएं मिलेंगी, उन संख्याओं को अगर इस पूर्ण संख्या के परिवार में सम्मिलित कर लिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त होने वाली सभी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे -10, -9, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, ठीक है, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इसी तरह से इनफाइनाइट तक जाएगा। इधर भी माइनस इनफाइनाइट से चला आ रहा है। तो इस तरह से प्राप्त होने वाली सभी संख्याएं पूर्णांक कहलाती हैं। अब पूर्णांक को 3 भागों में बांटा गया। जिनके साथ ऋण लगा था उनको ऋण पूर्णांक में लाया गया, जो केवल 0 था, शून्य था, उसको शून्य पूर्णांक कह दिया गया, और जिनके साथ प्लस का चिन्ह लगा था उनको धन पूर्णांक कहा गया, ठीक है। तो इस तरीके से अभी हमने पूर्णांक तक की जानकारी प्राप्त कर ली, क्यों आवश्यकता हुई, कैसे आवश्यकता हुई, तो कैसे खोज हुई उसकी, ठीक है, कैसे संख्याओं का आविष्कार हुआ, खोज हुआ। अब आइए आगे चलते हैं परिमेय संख्या। अब धीरे धीरे पूर्णांक तक खोज हो गया तो भी जीवन चला होगा, 100 200 300 सालों तक चला होगा पूर्णांक को लेकर के। फिर उसके बाद कोई आया होगा, किसी को जरूरत पड़ा होगा परिमेय संख्या की। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, परिमेय तो नाम पड़ा ना बाद में, फिर पहले संख्याओं की खोज हुई होगी। पहले बच्चा पैदा होता है उसके बाद उसका नाम आता है भैया, तो पहले संख्याओं की खोज होती है, बाद में उसका फिर नामकरण होता है। तो अभी यहाँ पे क्या है, जैसे मान लीजिए परिमेय संख्या की आवश्यकता क्यों पड़ी, ऐसा घटना घटा होगा। मान लीजिए कोई बच्चा, कोई व्यक्ति है, वो बाजार गया और उसके घर में 2 बच्चे हैं, उसके पास 2 बच्चे हैं, वो बाजार गया और बाजार से एक सेव लेकर के आया। मान लीजिए वो दोनों बच्चों को खुश रखना चाहता है। अब किसी एक को देगा तो दोनों झगड़ा कर लेंगे, मुझे चाहिए मुझे चाहिए, एक ही सेव है, एक को तो देगा नहीं। तो जब भी देगा दोनों को खुश रखने के लिए उसने एक युक्ति निकाली, एक प्रयास किया कि दोनों को खुश रख सके। इसके लिए क्या किया, उन्होंने सेव के 2 टुकड़े कर दिए। एक टुकड़े को उन्होंने एक सेव का आधा कहा, जिसको हम 1/2 से रिप्रेजेंट करने लगे, और दूसरे टुकड़े को भी एक सेव का आधा कहा, जिसको हम 1/2 से रिप्रेजेंट करने लगे। मान लीजिए सपोज अगर उसके घर में 3 बच्चे होते तो वो सेव के 3 टुकड़े करता, एक भाग को हम 1/3 कहते, एक भाग को हम 1/3 कहते। अगर उसके पास 4 बच्चे होते तो उस सेव के 4 टुकड़े करता और चारों को बराबर बराबर बांट देता, ठीक है। इस तरीके से किसी भी चीज को टुकड़ों में बांटना, ठीक है, बांटने की जो प्रक्रिया चली वो कहलाई परिमेय संख्या। बात समझ में आ रही कि नहीं। तो इसलिए परिमेय संख्या की आवश्यकता पड़ी लोगों को, तो उन्होंने परिमेय संख्या का खोज किया। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अगर कोई पूछेगा आपसे तो आप यही बताएंगे कि वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं या प्रदर्शित कर सकते हैं, उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हैं, बट Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q 0 नहीं हो सकता। पूर्णांक तो है लेकिन 0 नहीं है, ये धनात्मक या ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है। और P तीनों पूर्णांकों में से किसी भी प्रकार का पूर्णांक हो सकता है। माने ये P जो है वो ऋण पूर्णांक भी हो सकता है, शून्य पूर्णांक भी हो सकता है, धन पूर्णांक भी हो सकता है।
तो इस तरीके से P/Q के रूप में, यानी वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो, उन्हें हम पूर्णांक परिमेय संख्या कहते हैं, जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक है, परंतु Q इज नॉट इज इक्वल टू 0, यानी Q जो है वो शून्य के बराबर नहीं होता। यानी किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है, इसको अंश कहते हैं और इसको हर कहते हैं, तो जो किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है यानी जो Q है वो कभी भी 0 नहीं होता। P हमेशा 0 नहीं होता, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आगे चलिए, अपरिमेय संख्याओं की आवश्यकता हुई। अपरिमेय संख्या की क्यों आवश्यकता हुई? भाई कुछ ऐसी चीजें थी जिनका कि जैसे जिनको उसी संख्या में गुणा करने पर वो उसका हो जाता था डबल नहीं उसका उतने गुना हो जाता था। जैसे मान लीजिए कुछ ऐसी संख्याएं थी जिनका पूरी तरह से वर्गमूल निकल जाता है, कुछ ऐसी होती हैं जिनका बहुत बाद में इसकी खोज हुई अपरिमेय संख्याओं की। माने देखिए, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं उन्हें तो हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या, लेकिन ऐसी भी संख्याएं थी इस धरती पर, जैसे मान लीजिए √3, इसको तो हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, तो इनको हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। माने वे संख्याएं जो परिमेय संख्याओं के रूप में नहीं लिखी जा सकती उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है ना? वे संख्याएं जो परिमेय संख्याएं नहीं होती हुए उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्या की खोज हो गई। अब आगे बढ़ता गया, विकास होता चला गया, मनुष्य को एडवांस टेक्नोलॉजी आती चली गई। अब जो है जैसे जैसे आगे बढ़ा जीवन, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिला दिए तो बन गया वास्तविक संख्या। अब फिर वास्तविक संख्या के बाद बहुत बाद में काल्पनिक संख्या की खोज हुई। ठीक है, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अगर कोई पूछे वास्तविक संख्या किसे कहते हैं तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को या परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं को मिला देने से प्राप्त संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। अब अगला है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वे संख्याएं जिनकी हम मात्र कल्पना भर कर सकते हैं। ठीक है, वे संख्याएं जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें हम लिख नहीं सकते, उन्हें हम कहते हैं काल्पनिक संख्या। जैसे अगर x² बराबर -4 लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि ऐसी कोई न कोई संख्या होगी जिसका स्क्वायर करने से -4 आ सकता है या आएगा। तो बताइए हमको, हमारे पास दो ऐसी संख्याएं होती है जिनका स्क्वायर करने से 4 आता है। जैसे -2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा। लेकिन अब दुनिया की ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसका स्क्वायर किया जाए तो 4 आए या -4 आए। तो इस तरह की कोई संख्या नहीं होती जिसका स्क्वायर करने से -4 आता हो। अर्थात x बराबर अगर निकाला जाए तो -√4 आएगा। यानी कहने का मतलब है -4 को हम केवल कल्पना कर सकते हैं कि ये ऐसा होगा या इसके नज़दीक होगा, इस तरह से होगा, लेकिन होता कुछ नहीं है। बाद में बहुत बड़े गणितज्ञ आइलर, उन्होंने इसकी खोज की कि इसको लिखेंगे कैसे, तो उन्होंने ऐसे लिखा, -1 गुणे 4 कर दिया, x माइनस करड़ी में 1 कर दिया, 4 का वर्गमूल निकाल के 2 कर दिया। ये जो करड़ी में -1 है, इसको उन्होंने आई से प्रकट किया। इसको जब आई लिख दिया तो x बराबर 2 तो था ही, आई हो गया। तो ये इस तरह से काल्पनिक संख्याओं को प्रदर्शित करना उन्होंने बताया, सिखाया हम लोगों को। तो ये होती है काल्पनिक संख्या, यानी वे संख्याएं जिनकी हम केवल कल्पना मात्र कर सकते हैं, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, जिन्हें हम लिख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उन ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? वास्तव में कॉपी पे इनको नहीं लिखा जा सकता सही उस ऐसी संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं। अब वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्याओं को मिलाने से जो नियम बनता है, जो इनके ऊपर नियम बना, उनको हम कहते हैं संख्या पद्धति। तो ये था हम लोगों के संख्या पद्धति का इतिहास। आप लोग इसको पूरा लिख लेंगे, परिभाषा के साथ समझ लेंगे। जो भी चीज़ इसमें नहीं समझ में आई होंगी आप मैसेज कर दिया करिए, हम बता दिया करेंगे। ठीक है, आज के लिए, आज तक इस वीडियो में आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल हम आप लोगों को और कुछ बता देंगे। अभी बहुत सारी संख्याएं होती है, अभी सम संख्या होती है, विषम संख्या होती है, अभाज्य संख्याएं होती है, अभी ये सब भी सारी संख्याएं होती हैं। तो इसके बारे में हम आप लोगों को कल बता देंगे, छोटा छोटा वीडियो बना करके।